हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक, आज दोस्तों हम बात करेंगे टॉप 40 क्वेश्चन। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन देखेंगे CDP। ठीक है, आज देखेंगे बाल मनोविज्ञान जो पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप अपने पेपर पे जो नोट्स बना रहे हैं उसको आप ले लें और नोट्स को इसको लिख के और एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ना दोस्तों, रिवीजन करके जाना, क्योंकि आपसे यहाँ से कई क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, नोट करिएगा आप, वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छी लगी तभी लाइक करिएगा दोस्तों। ठीक है, कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है, तो बालक के विकास की दशा कैसी होती है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिर से पैर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर। आपसे तीनों में से कोई ऑप्शन में मिल जाएगा, सही मार देना दोस्तों। अगर तीनों मिल गया तो तीनों को आप मार देना, अगर ऑप्शन में डी दिया रहे सभी तो सभी को मार देना। क्यों, बालक के विकास की जो दशा होती है वह सिर से पैर की ओर होती है, इस केंद्र से बाहर की भी ओर होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। अगला चले, अगला क्वेश्चन दोस्तों नोट करते चलना दोस्तों सभी क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहा कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, किस अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है, तो किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था कब से कब तक होती है, तो 12 से 18 तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, या मिल जाए ऑप्शन में 12, 13 से 18, 19 तक की अवस्था को तूफान की अवस्था कहते हैं। दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं, तूफान की अवस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं। भूलना नहीं है प्यारे साथियों। मुझे बस आपसे एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए जानते हैं आप, मुझे सभी भाई बहन से एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए, आपका सिलेक्शन चाहिए। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाए, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा था। जैसे आपको पता है कि किशोर अवस्था तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, तो तूफान की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाता है। अगर पूछ दे कि किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा, तो स्टेनले हाल ने कहा। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है, किसने कहा, तो स्टेनले हाल ने कहा। अगला प्रश्न दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए नोट करते हुए चलना दोस्तों। चलिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो 14 मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने बताई हैं। याद रहेगा ना, जब भी पूछे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न रहा कि संवेग क्या है, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि संवेग क्या है, तो दोस्तों मन की उत्तेजित जो दशा होती है उसे संवेग कहते हैं। जैसे उत्तेजना हो, क्रोधित होना, किसी को देख के क्रोधित होना या खुशी, ये सब क्या है दोस्तों, ये संवेग के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके कि व्यक्ति का स्व सिद्धांत किसने दिया, तो व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया, तो कार्ल रोजर ने दिया था। ठीक है, अगला देखेंगे, सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। चलिए, सीखने का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि खेल पद्धति के जनक कौन है, तो दोस्तों किलपैट्रिक आपके जो है ये खेल पद्धति के जनक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न रहा ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है, तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक हैं आपके आर्मस्ट्रांग। कौन है, आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है, तो दोस्तों प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है, जॉन डेवी।
जब भी पूछे एग्जाम में कि प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए जॉन डेवी, ना कि जीन पियाजे थार्डनडाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? मानव के अस्थाई दांत की बात हो रही है दोस्तों, तो मानव के अस्थाई दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए अगला चलते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 350 ग्राम शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। आपसे पूछ दे वयस्क, चलिए मनुष्य के मस्तिष्क का वजन पूछ दे कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है। ठीक है, 1400 ग्राम होता है, या तो फिर ऑप्शन में ऐसे भी मिल जाएगा 1 kg 400 ग्राम। तो आपको यह भी जानना जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? तो जीन पियाजे ने जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी दोस्तों। किसकी स्थापना की थी? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। ठीक है, चले अगला चलेंगे। अगला क्वेश्चन रहा कि जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? जीन पियाजे ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो जीन पियाजे की पुस्तक है दोस्तों द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चॉइस। कौन सी पुस्तक थी? जब भी पूछे कि जीन पियाजे की पुस्तक का क्या नाम था, तो गए द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चॉइस। आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछ देगा दोस्तों कि द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चॉइस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जीन पियाजे हैं। ठीक है, यह पुस्तक कब लिखी गई थी दोस्तों? तो 1923 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बताई गई है? तो बालक की 4 अवस्था बताई गई है दोस्तों। जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, तो 4 अवस्थाएं कौन कौन है दोस्तों? आप देख लेना, यहाँ से बार बार आपसे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आप आराम से देखें, धैर्य से देखें, अच्छे से नोट करें। यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स है, चाहे कोई भी टेस्ट हो दोस्तों। जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई है। पहली संवेदी गत्यात्मक अवस्था, और दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी बताइए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों पूछता है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था कितने वर्ष तक होती है? तो दोस्तों जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वह संवेदीगामी अवस्था होती है। किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है दोस्तों। आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था कही है। याद रखना है दोस्तों आपको। या तीसरा ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को जीन पियाजे ने ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कही है। और चौथा दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 18 वर्ष तक की अवस्था को जीन पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कही है। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर आपके 100% दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला चलेंगे। आप क्वेश्चन को नोट कर लेना प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों संवेदी गत्यात्मक अवस्था को इंद्रिय जन्म ज्ञान की अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ये भी याद रखना दोस्तों, अभी मैंने बताया ना कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी गत्यात्मक अवस्था कहते हैं, या इंद्रिय जन्म ज्ञान की अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न जो जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपके उत्तर हो जाएगा कि अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? धनात्मक अंतरण, दूसरा हो जाएगा शून्य अंतरण, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों ऋणात्मक अंतरण। जब भी पूछे एग्जाम में कि अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका हमेशा जवाब होना चाहिए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होने चाहिए? तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण और ऋणात्मक अंतरण। ठीक है, अगला चलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? अब धनात्मक पूछ रहा है कि धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो धनात्मक अंतरण भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला क्षैतिज समानांतर, दूसरा ऊर्ध्व या लंबवत समानांतर, तीसरा हो जाएगा दोस्तों द्विपार्श्विक हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों भी आपको याद रखना है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो गणित संबंधी विकार को दोस्तों
डिस डिस्कैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो डिसलेक्सिया कहते हैं। अभी मैंने बताया कुछ देर, पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो डिसलेक्सिया कहते हैं। एक नंबर दोस्तों आपके समझिए 100% यहाँ से पूछे जाते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ टॉप 40 क्वेश्चन, यहाँ से आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन बस चाहिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्री में सभी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ फाइल है आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। जो चाहिए वो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए प्रश्न एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि एक नंबर यहाँ से बनता है दोस्तों कि लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था दोस्तों कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 26 नंबर। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि में, क्योंकि पता है 90 से 110 वाले बुद्धि लब्धि वाले बालक को सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। लरेस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों यह बात हो रही है कोहलबर्ग की कि विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो किस शोध के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? तो नैतिक के लिए जाने जाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, भूलना नहीं है क्वेश्चन, जितना भी पढ़ना है ठोस पढ़ना है। इस बार एग्जाम तो क्रैक करना है दोस्तों, अच्छे नंबर से पास होना है। चलिए, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? तो समझकर सीखना दोस्तों अस्थायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। 11 वर्ष के बाद की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रत्यात्मक व संवेगी गतिगामक क्षमता परीक्षण हेतु। चलिए अगला प्रश्न फिर देख ले रहे हैं कि प्रश्न संख्या 3 कि प्रत्याशात्मक व संवेगिक गतिगामक क्षमता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो दोस्तों मॉन्टेसरी विधि का निर्माण किया गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, लेकिन गलत नहीं करना है। कि प्रत्याशात्मक व संवेगिक गतिगामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसके विधि का निर्माण किया गया दोस्तों? तो मॉन्टेसरी पद्धति का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा अवबोधन से संबंधित विकास है। तो दोस्तों भाषा अवबोधन से संबंधित विकास। अगला प्रश्न। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। तो बाल्यावस्था में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस जितना पढ़ाएं उतना पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिलेक्शन आपका 100% होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ सभी भाई बहन का सिलेक्शन हो जाए, सभी शिक्षक बन जाए। जो मेहनत करेगा तो दोस्तों वो तो बनेंगे ही। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। 3 बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। तो संज्ञानात्मक विकास का आधार है। क्या है? बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या आधार है? तो संज्ञानात्मक विकास का आधार है। अगला प्रश्न, चलिए। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित किसने किया था दोस्तों? तो सार्टेन ने यह परिभाषित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया जाता है। तो मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार बल दिया जाता है। जब भी पूछे कि किस पद्धति के अनुसार बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया जाता है, तो मॉन्टेसरी पद्धति के साथ बालक पर विकास पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न। माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों टर्मन ने किया था। किसने किया था? माता की आवाज पर नवजात के व्यवहार पर प्रभाव किसने किया था? तो दोस्तों टर्मन किया था। हमेशा आपका आंसर होना चाहिए टर्मन। अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है?
तो आंख हाथ संबंधी विकास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है, दैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो स्टैनली हॉल को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो किस अवस्था में पाई जाती है? किशोरा अवस्था में दोस्तों घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था के बालक होते हैं ना, अगर उनके किसी फ्रेंड को कोई झगड़ा हो गया तो तुरंत वो लड़ जाएंगे, ऐसा होता है, आपके भी सामने हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, और हाँ बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी दोस्तों लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आएंगी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन चाहिए। मैं इतना पढ़ा दूंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि बस आपका सिलेक्शन ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।